हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेस। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर साइंस का विज्ञान का जो है ना, विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दो। तो तुम्हें सब्जेक्टिव खुद नहीं बना पाता है, तो चलो हम बता देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं। मैथ का सब्जेक्टिव भी अपलोड कर चुके हैं और संस्कृत का भी सब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं। और एक सब्जेक्ट और है मैथ का कर दिया, और संस्कृत का सब्जेक्ट अपलोड किए थे, और सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं साइंस। अगर आप लोग को सबका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है जगदेव क्लासेज, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर भी लिखना है तुम लोग को जगदेव क्लासेज, ठीक है ना। तो मेरा सारा पीडीएफ वहाँ पर तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो सब्जेक्टिव का आंसर देना जा रहे हैं। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ 10th का इतना पढ़ाई होता है, इतना सोच का पढ़ाई होता है, इतना अच्छा होता है, कुछ करने का नहीं, ठीक है। तुम लोग जाओ एक बार, मेरा कोई भी वीडियो खोजता है तो तुम लोग जो प्ले लिस्ट के ऑप्शन जाओ। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में कैसे जाना है, तो मेरा फोटो नहीं आ रहा है ना चश्मा वाला, उस पर क्लिक करो और तो आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उसमें प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो उसमें जाना है। तुम लोग को A to Z वीडियो सभी सब्जेक्ट का मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट सब्जेक्टिव का, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। पहला बोल रहा है कि उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनने का किरण आरेख खींचे। तो तुम लोग को काफ़ी अच्छे से हम बता चुके हैं। तुरंत बनाना है उत्तल लेंस। क्या बनाना है? उत्तल लेंस बनाना है। क्या बनाना है? उत्तल लेंस। चलो हम उत्तल लेंस से बना दिए, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है उत्तल लेंस पे जो है आभासी प्रतिबिंब। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको बोलते हैं बीच वाला बिंदु बोलते हैं प्रकाश के अंदर, यानी वो हो गया मेरा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं एफ है, तो इसका दुगना दूरी बोलते हैं 2f। क्या बोलते हैं? 2f बोलते हैं। इधर 1 दे दो, क्या दे दो? 1। इधर मेरा क्या जाएगा? F2 हो जाएगा। इधर इसके दुगना दूरी क्या जाएगा? तो 2f2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बोला, तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो। तो यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रकाश जाएगी, ओह भाग्य सब। चलो हम फिर कर देते हैं, यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब वस्तु को हम यहाँ रखे थे। अब देखो प्रकाश यहाँ जाएगी, ठीक है ना। प्रकाश यहाँ क्या कर रहा है? प्रकाश यहाँ जाएगी तो क्या होगा, ये फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर चल गई ना। और एक जो किरण है जो कहाँ जाएगी, तो जो जाएगी प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। इस तरह कर देना है। और ये दोनों जब पीछे बढ़ाएगा, ये दोनों किरण, तो लग रहा है पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। इसको भी पीछे बढ़ा तो लग रहा है पीछे से आ रहा है, ठीक है ना। तो पीछे जहाँ मिलेगा वहीं क्या बन गया, तो वहीं मेरा बन गया वस्तु। क्या बन गया? वस्तु, ठीक है ना। और ये पीछे हम डॉट डॉट करके मिलाएं, क्योंकि पीछे से तो आ नहीं रहा है, इसलिए इसको बोले थे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोले? आभासी प्रतिबिंब। तो यही बना देना है तुम लोग को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा क्या है, वो काफ़ी ईजी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी आर के मान कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो बोला फोकसांतर यानी एफ बताओ। तो हम जानते हैं बराबर क्या होता है, तो यह बराबर होता है R/2। तो R/2 यानी 20/2, क्योंकि आर के मान 20 है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 में 2 से भगा देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बस बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला उस दर्पण का नाम बताइए। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बताओ। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। तो तुम लोग सिंपल बताओ। समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में बेचारा वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा किस मतलब बनाने की क्षमता किसमें है, तो बड़ा बनाने की क्षमता है अवतल दर्पण में। किसमें है? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण को हम बोलते हैं ऑलराउंडर दर्पण। इसमें बड़ा छोटा उल्टा सीधा आगे पीछे सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो वो दर्पण हो जाएगा कौन? अवतल दर्पण। अब तुम लोग बोलेगा अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, लेकिन यहाँ सीधा बोला। सीधा कब बनता है? जब ध्रुव और फोकस के बीच होता है। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? उस दर्पण का नाम होगा बोला कुछ दर्पण का नाम बताता है। अवतल दर्पण लिखना है। क्या लिखना है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखना है कि लिटमस विलियन जो है ना, ये क्या है, तो ये इससे हमको अम्ल एवं क्षार का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। यानी लिटमस विलियन एक प्रकार का सूचक है। क्या लिखना है? लिखना है लिटमस विलियन एक प्रकार का सूचक है जिससे हम अम्ल एवं क्षार का निर्धारण करते हैं। 2 नंबर के ज़्यादा बड़ा मत लिखना है, ठीक है ना। अगला क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बोल रहा है 2 उपयोग बता दो। तो तुम लोग इसका 2 उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग लिख देना है क्या? बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा लिख देना है इनो लवण बनाने में। दूसरा क्या लिखना है? इनो लवण बनाने में। और अगर तुम लोग लिखना चाहता है कि दोनों नहीं लिखें और लिखें, तो लिखना है अग्निशामक यंत्र में, यानी अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। 3 बता दिए। चौथा अगर लिखना है तो लिख सकता है, तुम लोग लिखना है, जो पसंद आएगा वो लिख देना, ठीक है ना। चौथा अगर लिखना है तो इसमें लिखेगा क्या? खास्ता व्यंजन बनाने में। तो क्या बताएं? बेकिंग पाउडर बनाने में, इनो लवण बनाने में, अग्निशामक यंत्र में, और खास्ता व्यंजन बनाने में। चलो हो गया, 4 बता दिए तुम लोग को लिख देना है।
अगला बोला है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। क्या कहना संतुलित? तो तुम लोग जाके देखो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम पूरा साइंस खत्म कर दिए 2 महीना पहले, तुम लोग को खत्म कर दिया पूरा साइंस मेरा खत्म है, ठीक है ना। और पूरा साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी खत्म है, ठीक है ना। और इसका द्वितीय प्रश्न जो VVI है, जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आने संभावना तुम लोग फाइनल एग्जाम में, उसका भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग एक बार जाकर मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ और वहाँ जाकर ढूंढो, एक से एक वीडियो तुम लोग को मिलेगा क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ बोला संतुलित क्या, संतुलित कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर संतुलित करने सिंपल सा उपाय क्या लगाएंगे, संतुलित कैसे करते हैं बता देते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोग दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 गो, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, 3 गो है, तो इधर कितना है, 2 गो है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को बराबर करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं 2 गो, क्या देते हैं, 2 देते हैं। तो यहाँ हो गया 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। ये तुम लोग को सीखना है, तो तुम लोग चल जाना उसमें, क्या चल जाना, तो मेरा केमिस्ट्री 1 चैप्टर देख लेना, हम डायरेक्ट यहाँ संतुलित कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बनाएंगे, तो यहाँ पर आगे दे देंगे 2, क्या दे देंगे, 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, यहाँ 3, यहाँ पर मेरा क्या है, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6, और यहाँ पर है 2 गो, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, तो 6 2 8, तो इधर देखते कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 गो है, 2 गो है, तो 8 गो तो ऑक्सीजन हो गया। चलो ऑक्सीजन ठीक है। नाइट्रोजन देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन भी ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, संतुलित हो गया। खाली यहाँ पर हम आगे क्या किए हैं, बस हम क्या किए देखो एक बार फिर तुम लोग देख लो, ठीक है ना। क्या करना है तुम लोग को, संतुलित हो गया, बस कुछ नहीं करना, सब संतुलित है। बस क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पर आगे दे देना है 2 और यहाँ पर दे देना है 2। कैसे दिए, तो तुम लोग अगर सीखना चाहता है तो बस वहाँ पर चल जाना, वहाँ पर तुम लोग को A to Z समझ आ जाएगा, बस संतुलित हो गया। अब इसको संतुलित करना है, यहाँ सोडियम 1 गो है, यहाँ सोडियम 2 गो है, तो क्या करते हैं, सोडियम को करते 2 गो, तो यहाँ पर आगे क्या दे देंगे, तो आगे देंगे हम 2, क्या देंगे आगे, तो आगे दे देंगे 2, तो सोडियम तो 2 गो हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2 गो मेरा, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो, तो 4 2 कितना हो गया, 6 गो हो गया। तो 2 देखते हैं ऑक्सीजन 4 और इधर लेकिन ऑक्सीजन 1 5 है, तो क्या करते हैं यहाँ आगे दे देते हैं 2, तो 2 दिए तब ऑक्सीजन इधर 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 गो हो गया, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो, ठीक है। यहाँ पर सल्फर 1 गो, तो सल्फर यहाँ पर 1 गो, सोडियम 2 गो, तो सोडियम इधर भी कितना 2 गो, सब संतुलित हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी आगे 2 लगा दो, पीछे 2 लगा दो, संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। तुम लोग को अगर सीखना चाहता है तो मेरा चैप्टर 1 देखना, वो काफ़ी अच्छा से बताया, ठीक है ना। अगला बोल रहा है क्या, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र वर्णन करें। तो ये कितना नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ठीक है ना। तो चलो इसका हम अभी तुम लोग को फोटो दिखा देंगे कैसे बनता है धनुष का, हम तुमको फोटो दिखा डाल देंगे। पहले 2 नंबर वाला निपटा देते हैं, 2 नंबर वाला निपटा देते हैं पहले। चलो देखते हैं क्या है 2 नंबर में। बोरा ओजोन स्तर का क्या महत्व है, तो लिखना है कि ओजोन स्तर जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। क्या लिखना है, ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और यह सूर्य से आने वाली, क्या लिखना है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारे पृथ्वी को और हमें रक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पराबैंगनी किरण अगर हम लोग को त्वचा पर पड़ेगा तो हम लोग को क्या जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना है क्या, ओजोन स्तर पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। बस 2 नंबर के बराबर नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं, दूसरा सब्जेक्ट क्या देखते हैं। चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है सौर ऊर्जा का महत्व को लिखो। सौर ऊर्जा का महत्व ज़्यादा नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन, तो ज़्यादा बड़ा थोड़ा लिखना है। लिखना है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या लिखना है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय को हम गैर परंपरागत भी बोलते हैं, तो तुम लोग लिख सकता है सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। एक महत्व हो गया, ठीक है ना। सौर ऊर्जा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। क्या नहीं करता है, सौर ऊर्जा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, और इसका सीमित जो है और यह जो है यानी सौर ऊर्जा जो है इसका भंडार असीमित है। बस 2 नंबर के एरा बनाने लिखना है। तो क्या लिखना है, पहला लिखना है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और यह प्रदूषण रहित है। क्या लिखना है, यह प्रदूषण रहित है, बस इतना लिख देना है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, ओम के नियम के लिखो। तो ओम के नियम तुम जानवे करता है, क्या लिखना है, लिखना है कि नियत ताप दाब पर, क्या लिखना है, नियत ताप दाब पर किसी चालक तार से होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बस ओम के नियम हो गया। 2 नंबर के ज़्यादा 5 नंबर थोड़े लिख देना है, 2 नंबर के तो इतने लिखना है। क्या लिखना है कि नियत ताप दाब पर किसी चालक तार से होकर बहने वाला विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। बस इतना लिख देना है। और लिख देना है क्या, भी समानुपाती आई, यानी विभवांतर विद्युत धारा समानुपाती हो गया। तो समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, आर। तो भी बराबर क्या हो गया, आर आई, या इसी को बोलेंगे आई आर, ठीक है ना। इसलिए आर बराबर क्या हो गया, तो आर बराबर हो गया भी बटा आई। अरे आर के मान निकालेंगे तो आई इधर ना आएगा, तो भी बटा आई हो गया। बस यही हो गया। जहाँ लिख देना जहाँ आर प्रतिरोध है, क्या लिख देना है, तो आर का प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, 2 नंबर का है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो लिखना है
कि विद्युत बल में निष्क्रिय क्यों भरी जाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो लिखना है चूँकि यहाँ पर लिखना है चूँकि विद्युत बल अथी निष्क्रिय, यहाँ पर लिखना है चूँकि विद्युत बल्ब का टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है। किसका बना होता है? फिलामेंट का बना होता है। यदि निष्क्रिय गैस के अलावा अगर हम विद्युत बल्ब में हवा भर देते हैं तो वो टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए उससे बचाने के लिए विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस को भरते हैं जो टंगस्टन को नष्ट होने से बचाता है। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है? फिर हम एक बार बोलते हैं। लिखना है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना, जो हवा से भंगूर होकर टूट जाता है, ठीक है ना, नष्ट हो जाता है। उसी से बचाने के लिए हम विद्युत बल्ब में अक्रिय यानी निष्क्रिय गैस भरते हैं जो उसे विद्युत बल्ब के फिलामेंट यानी टंगस्टन को भंगूर होने से बचाता है। अगला बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो लिखना है ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। 2 नंबर के 11 बनाना लिखना है। क्या लिखना है? कि ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। और फिर आगे लिखना है कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2 है। क्या लिखना है? सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2 है। उसके बाद जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, NO2 SO2 ये सब भी है। तो उस सब के बारे में भी एग्जाम्पल दे देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या? बोल्ट की परिभाषा लिखे। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W/Q। V बराबर क्या होता है? W/Q। अब V मतलब विद्युत विभव कैसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट लिख दिए। और W मतलब कार्य का सही मतलब क्या होता है? जूल। तो यहाँ जूल लिख दिए। और कूलोम का सही मतलब क्या होता है? तो होता है यहाँ पर कूलोम का सही मतलब थी ये क्यू मतलब हो गया आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलोम। क्या होता है? तो बोला है वोल्ट का परिभाषा दो। तो वोल्ट का परिभाषा क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे कि 1 कूलोम आवेश के यहाँ 1 दे देंगे। क्या दे देंगे? 1। तो बोलेंगे 1 कूलोम आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल, क्या बोलेंगे? यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं या उसी को वोल्ट कहते हैं। बस इतना बोलना है। क्या बोलना है? बोलना है 1 कूलोम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का काम करना पड़ता है तो उसे 1 वोल्ट भी कहते हैं। यही क्या है? विद्युत वोल्ट का परिभाषा का सूत्र भाई लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का क्या है। 2 नंबर हम पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। 5 नंबर हम तुमको दिखाएंगे। बोल रहा है क्या? तुम लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो पढ़ के सुनाते हैं। बोल रहा पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो लिखना है क्योंकि पीतल किसका बना होता है? तांबा और जिंक का बना होता है, ठीक है ना। कॉपर प्लस जिंक। हम जानते हैं कि जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। और तांबा भी किसका बना होता है? तो पीतल और तांबा के बर्तन में। और कॉपर क्या ज़्यादा क्रियाशील है? क्या है? तो ठीक है ना, ज़्यादा ना है लेकिन अच्छा क्रियाशील है। तो लिखना है क्योंकि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही रखने पर दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और वो लैक्टिक अम्ल क्या करता है? कॉपर से और जिंक से अभिक्रिया कर जहरीला पदार्थ बना लेता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। क्या लिखना है? लिखना है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को रखने पर वो उससे अभिक्रिया कर जहरीला पदार्थ बना लेता है, ठीक है ना। इसलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। बस अगला बोला समाव्यवस्था क्या है? तो समाव्यवस्था तुम लोग जानते कहता क्या है? तो समाव्यवस्था में क्या लिखना है? समाव्यवस्था में लिखना है कि वे कार्बनिक यौगिक, जो बोल रहे हैं वही लिखना है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को समाव्यवस्था कहलाते हैं। बस यही लिखना है। फिर बोल देते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, और ऐसी घटना को समाव्यवस्था कहते हैं। बस ये लिख देना है। एग्जाम्पल दे देना है ब्यूटेन का तुम लोग पता है कि ब्यूटेन का कितना समाव्यवस्था होता है? तो ब्यूटेन का सब मिला के कितना होता है? तो ब्यूटेन का 3 समाव्यवस्था होता है, ठीक है ना। ऐसे तो ब्यूटेन का 3 नहीं बोलना है, 2 समाव्यवस्था होता है, ये बोलना है, ठीक है ना। अगला लिखना है केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बता चुके हैं क्योंकि बेकिंग पाउडर बनता है खाने वाला सोडा में
खाने वाला सोडा में टार्टेरिक अम्ल मिलाने पर बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो लिखना है केक या पारोटी को खास्तेदार एवं मुलायम बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है केक एवं पारोटी को खास्तेदार एवं मुलायम बना देता है। बस इतना लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हो क्या है, साबुन क्या है। तो साबुन क्या है, तो इसके बारे में लिखना है कि साबुन क्या है। तो साबुन जो है मेरा ना, वो क्या है, तो वो लिखना है यह लंबी, साबुन के बारे में बता रहे हैं, वो लिखना है यह लंबी श्रृंखला वाले, क्या लिखना है, यह लंबी, हम पढ़ा चुके काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री में, तुम जाइए चैप्टर नंबर 4 में देख सकता है, कार्बन तथा उसके यौगिक में। लिखना है साबुन क्या है, तो इसमें लिखना है ये लंबी श्रृंखला वाले, क्या लिखना है, 2 नंबर क्या जरा बनाना लिखना है, ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो वसा अम्ल के सोडियम लवण है। बस इतना लिखना है, ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है, क्या लिखना है, सोडियम लवण है। बस ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताओ। ये कितना नंबर का है, तो ये 5 नंबर का है, बड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहला अंतर क्या लिखना है साबुन एक तरफ लिख देना है, ऐसे कर देना है, इस तरह कर देना है, इधर लिख देना है साबुन, इधर लिख देना है अपमार्जक, ठीक है ना। और साबुन अपमार्जक में अंतर लिखना शुरू कर देना, तो पहला अंतर लिखना है जो हम बताया था अभी, साबुन किससे कहते हैं बताए थे, वही पहला अंतर हो जाएगा। तो लिखना है साबुन में लिखना है, ये साइड लिखना है कि ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है, साबुन के बारे में लिख दिए। अब लिखना है अपमार्जक के बारे में, तो अपमार्जक के बारे में क्या लिखना है कि ये उच्च अल्कोहल के, क्या बोल रहे हैं, ये उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। फिर बोल रहा है अपमार्जक में क्या लिखना है, साबुन ला तो बता दिए ना, साबुन में लिखना है यह लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है। अपमार्जक में लिखना है ये उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न लवण है, ठीक है, ये लिखना है। दूसरा अंतर लिखना है क्या, दूसरा लिखना है कि खारे जल में, साबुन के बारे में बता रहे हैं, खारे जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है, यानी डायरेक्ट लिख देना कि खारे जल में साबुन जो है झाग नहीं देता है, खारे जल में साबुन आसानी से झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक जो है खारे जल में भी काफ़ी आसानी से झाग दे देता है, ठीक है ना। तीसरा अंतर लिखना है कि साबुन कम प्रदूषण फैलाता है, जबकि अपमार्जक अधिक प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। ये सब लिख देना, ये हो गया अंतर, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल मतलब साबुन गुण का सूत्र लिख देना, ठीक है। अगला है कि मेरा पोषण की परिभाषा दें। ये कितना नंबर का है, 2 नंबर का था। पोषण की परिभाषा देना है, तो बड़ा बात थोड़े है, तो इसको लिख देना है। तो पोषण की परिभाषा में क्या लिखना है, यहाँ पर तुम लोग को दिखाई नहीं देता होगा, 2 नंबर का है, तो लिखना है क्या, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे पोषण कहा जाता है। फिर बोल रहे हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे पोषण कहा जाता है, बस ये लिखना है। अगला बोल रहा है शोषण और दहन में 2 अंतर लिखें। तो क्या अंतर है, दोनों में लिखना है, शोषण और दहन में 2 अंतर लिखना है। 2 को अंतर लिखा है, 2 को अंतर आराम से लिख सकता है। तुम लोग को एक ध्यान देना है कि तुम लोग को दोगुना क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अगर 8 क्वेश्चन है उसमें 4 को आंसर देना है, जितना बोलेगा उतना देना है, ठीक है ना। शोषण में पहला अंतर क्या लिखेगा कि शोषण लिखना है क्या, शोषण में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, क्या लिखना है, लेकिन दहन में प्रकाश का उत्पन्न होता है। क्या लिखना है, पहला अंतर, शोषण में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जबकि दहन में प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला लिखना है शोषण जो है सजीवों में होता है, जबकि दहन सजीवों में नहीं बल्कि निर्जीव में होता है। बस ये लिख दिया, 2 अंतर हो गया। अगला बड़ा उत्सर्जन क्या है, 2 नंबर क्या ज़्यादा बनाना लिखना है। तो वो उत्सर्जन क्या है, तो लिखना है कि विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है ना, हमारे शरीर में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के नाम पूछ रहा है। सबसे जो प्रमुख अंग है वो लिखना है ब्रिक, क्या लिखना है, सबसे प्रमुख अंग है उसको नाम लिखना है ब्रिक का, ब्रिक को ही बोलते हैं किडनी, ब्रिक हो गया। और दूसरा लिख सकता है तुम लोग क्या, तो मलाशय लिख सकता है, या फेफड़ा लिख सकता है, या कृत लिख सकता है, त्वचा लिख सकता है, त्वचा पचना निकलता है, तो जितना लिखना लिख दे। 2 बताए थे, 2 जो मन लिख दे। बोला पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन क्या है जल्दी बता दो। तो पादप हार्मोन क्या है, तो जो पेड़ पौधा के वृद्धि को नियंत्रण करता है, ठीक है ना, पेड़ पौधा के विकास में सहायता होता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। यही लिखना है, क्या लिखना है, पेड़ पौधा के विकास में सहायता प्रदान करने वाला तथा पेड़ पौधा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। और ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है, लिख देगा। अगला बोला धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखे, तो काफ़ी ईजा है। धमनी में शुद्ध खून बहता है, शिरा में अशुद्ध खून बहता है। धमनी खून को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है, शिरा
खून को पूरे शरीर से हृदय में लेकर आता है। दो अंतर बोला, दो अंतर लिख दिए, ठीक है ना। और लिख सकता है तुम लोग, तो दो अंतर हम बता दिए। अगला बोल रहा है पोषण क्या है, तो पोषण ही बता ही चुके हैं तुम लोग को, ठीक है ना। वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे पोषण कहते हैं। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाया, ठीक है ना। तो इसका चलो आप फोटो दिखा देते, उतना कितना बोलेंगे, ठीक है ना। 2 नंबरिया तुम लोग लिख सकता है सुन के। ये देख लो 2 नंबरिया, देख लो ये वाला। बोरा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। तो लिखना है पेड़ पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जड़ के द्वारा जल ग्रहण कर, ठीक है ना। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, ठीक है ना, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण पत्ती में क्या बनाता है, तो बनाता है ग्लूकोज बनाता है। क्या लिखना है, बोलते हैं क्या लिखना है, पेड़ पौधा, क्या लिखना है, पेड़ पौधा वातावरण से CO2 ग्रहण कर जड़ के द्वारा जल ग्रहण कर, ठीक है ना। और क्लोरोफिल के मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब बोला सा समीकरण लिखो, तो क्या लिखना है, क्या लिया था वातावरण से, क्या लिया था, CO2 लिया था। और जल के द्वारा क्या पिया था, पानी पिया था, ठीक है ना। और क्लोरोफिल था तो क्लोरोफिल नीचे लिख दो। ऊपर में क्या लिया था, प्रकाश संश्लेषण लिया था, सूर्य प्रकाश से यहाँ प्रकाश लिख दो, ठीक है ना, प्रकाश लिया था। और बनाया था ग्लूकोज, क्या बनाया था, ग्लूकोज यानी C6H12O6 लिख दो। और ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, तो ऑक्सीजन मुक्त करता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा ऑक्सीजन भी छोड़ता है, ऑक्सीजन भी लिख दो। और कुछ जलवाष्प भी छोड़ता है, तो H2O लिख दो। यह समीकरण लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर का है। बोला सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है। तो लिखना सजातीय श्रेणी एक ऐसा श्रेणी है जिसमें 2 लगातार सूत्रों के बीच समान अंतर होता है, ठीक है ना। तो सजातीय श्रेणी बारे में क्या लिखना, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो लिखना है कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के बीच समान अंतर CH2 पाया जाता है। अगर इस तरह लिखना है, दूसरा तरह इस तरह लिख सकता है कि कार्बनिक यौगिक के गुणों का, दूसरा तरीका बता रहे हैं, तुम लोग आराम से सुन के लिख लेना। कार्बनिक यौगिक के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके प्रत्येक सदस्य के बीच CH2 के अंतर होता है, ठीक है ना। बस इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 5 नंबर ये लेकर चला आए हैं, ठीक है ना, जो हमको मिला है, ठीक है ना। इसे बोला मनुष्य के हृदय की स्वच्छ बनांकित चित्र बनाना है, तो ये इस तरह चित्र बनाना है। ये थोड़ा काफ़ी जटिल चित्र है, सिंपल में बता लेना। जिस तरह हम पढ़ाए थे ना तुम लोग को बायोलॉजी में, हम सिंपल बताए थे, उस तरह बना लेना है। और बोला वर्णन करो, तो वर्णन में देखो ये जो लिखा हुआ लिख देना। इसको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जितना बताया, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो ये लिख देना जो लिखा हुआ है, ये इस तरह वर्णन कर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, विद्युत मोटर के बारे में, कि विद्युत मोटर क्या है, उसके सिद्धांतों को लिखें, नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है ना। तो विद्युत मोटर के बारे में क्या करना है, तो देखो हम दिखा देते हैं। विद्युत मोटर के बारे में ये सब लिख देना है, ठीक है। जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये लिख देना है, और फिर इस तरह चित्र बनाना है, उसके बाद ये लिख देना है। इसको हम टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेज पर डाल देंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हारा था कि इन धनुष क्यों बनता है, तो उसका सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करना है। तो सब थोड़े बनाना है, विद्युत मोटर के बारे में लिखिए दे तो नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।